नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रावत इंस्टीट्यूट में। आज हम जो क्लास 12th की भूगोल की बुक है, सेकंड बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। बुक का क्या नाम है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। तो हम इसके पहले चैप्टर को आज क्लियर करके चलेंगे। ये आपकी क्लास 1 है। 3 क्लासों में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। हम चैप्टर में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। हाँ, तो इसे देखते हैं। किसी देश के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। किसी देश के लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। घटक का मतलब होता है हिस्सा। जो लोग हैं ना, वो किसी देश के बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं ना, हिस्सा होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़, ये 2011 का आंकड़ा दिया गया है। पेपर में यही पूछेगा लेकिन वर्तमान जो आंकड़ा है वो 121, वो 140 करोड़ हो गया है ना। तो जो पेपर में आएगा वो 2011 का आंकड़ा ही आएगा। तो हमें यही लिखना है, 121 करोड़। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व का दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। यानी कि जो भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे किसकी है? चीन की है। लेकिन ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में जो पहले पे भारत 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ है ना। हाँ, और लेकिन हमें लिखना क्या है? 2011 की जनगणना। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये सभी महाद्वीप हैं, है ना। इन सभी की जनसंख्या से मिला दिया जाए फिर भी भारत की जनसंख्या इनसे ज़्यादा है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जो इसमें संसाधन है, यानी कि ये किताब कहती है कि हमारे देश में जो जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन कम है, इसीलिए हमारे जो देश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसकी समस्याओं के उत्तरदायी है। यानी कि उसकी समस्या का उत्तरदायी है वो, है ना। अब देखते हैं इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि, संगठन के बारे में विवेचना करेंगे, यानी कि उनकी चर्चाएं करेंगे। तो ये बॉक्स बना हुआ है आपका, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो पेपर में आएंगे। इसमें 2 आंकड़े दिए गए हैं वो दोनों पेपर में आएंगे। तो इसको मोस्ट IMB हैं इसमें रखते हैं। इसमें आंकड़े कौन से हैं? हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़े को प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। यानी कि हमारे देश में जो जनसंख्या की जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है ना। तो जो भारत की पहली जनगणना वो 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना वो 1881 में हुई थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 लिखना है। अगर संपूर्ण जनगणना की पूछ लिया जाए तो 1881 ही लिख के आना है। तो हम देखते हैं जनसंख्या का वितरण, कि जनसंख्या का वितरण क्या है। आइए देखते हैं। जो चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए। इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों का वर्णन करने का प्रयास किया है। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यंत असम है। असम माने अलग अलग है। असम क्यों है? क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। इसमें धर्म अलग हैं, जाति अलग हैं, समुदाय अलग हैं, इसीलिए ये असम
का प्रयोग किया गया है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको छोड़कर जो राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य हैं ना। ये अपना मैप है। इसमें जनसंख्या का वितरण बताया गया है कि कितनी जनसंख्या कहाँ निवास करती है। जिस स्थान जो आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक डॉट है, ये अपना दिल्ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर, वैसे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया गया है, इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे। लेकिन ये वाला आप अपना जो प्रदेश है ये है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसकी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ये आप पूरा मैप देख लीजिए, है ना। ये है। अब आगे चलते हैं अपन। हाँ, तालिका परिशिष्ट क से जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की 76% भाग और जम्मू कश्मीर 1.4%, अरुणाचल प्रदेश 0.84 और उत्तराखंड 0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोड़ रहा है। यानी कि हम इसे हाईलाइट करते हैं। जो 76% जनसंख्या जो निवास करती है वो कौन कौन से राज्यों में करती है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनमें 76% जनसंख्या निवास करती है और इसका भौगोलिक भाग्य है वो ज़्यादा है। लेकिन जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनका भौगोलिक भाग तो ज़्यादा है लेकिन इसमें जनसंख्या कितनी बहुत कम निवास करती है। जैसे जम्मू कश्मीर में 1.4%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84%, उत्तराखंड में 0.83% ही जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इनका भौगोलिक भाग जो है ना वो बड़ा है। तो हाँ, अब देखते हैं भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। यानी कि जो जनसंख्या की असमानता है वो भारत के जो जनसंख्या की असमानता है वो भारत के भौतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक जो कारक हैं उनके बीच घनिष्ठ मतलब अच्छे संबंध रखता है। जहाँ तक भौगोलिक कारक का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का करती है। वितरण मतलब होता है अलग अलग। जैसे कि हमारी जनसंख्या अलग अलग क्यों है, हमारी जनसंख्या संस्कृति अलग अलग क्यों है, तो इसके बारे में बताया गया है कि भूविन्यास यानी कि भूमि की स्थिति, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जलवायु यानी कि भूमि स्थिति, जल की उपलब्धता और जलवायु के कारण जो हमारी जनसंख्या है उसका वितरण हुआ है। ठीक है। उत्तर भारत के मैदानों में डेल्टाई तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात और दक्षिणी मध्य भारत के राज्यों में आंतरिक जिलों, हिमालय और पूर्वी पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यानी जो हमारे क्षेत्र हैं डेल्टाई क्षेत्र, तटीय मैदान क्षेत्र, जो क्षेत्र हैं हमारे वो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी कुछ राज्य हैं उनकी अपेक्षा उच्चतर है। यानी कि उनमें जनसंख्या का वितरण ज़्यादा है और वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। फिर भी सिंचाई के विकास, राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता है। झारखंड में परिवहन जाल के विकास, प्रायद्वीप राज्यों में
परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या में थे वे अब जनसंख्या के मध्य से उच्च संकेंद्रण क्षेत्र बन गए हैं। यानी कि जैसे राजस्थान है, झारखंड है, इसमें कम जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन ये मध्य स्तर से उठकर उच्च संकेंद्रण का अर्थ होता है यहाँ पर सघन रूप में लोग निवास करते हैं। ये संकेंद्रण क्षेत्र हो गए, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या जो है ज़्यादा निवास करने लगी है। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव, कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या का सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में कृषि की अच्छी हो, कृषि विकास हो, मानव बस्ती हो, परिवहन का जाल तंत्र हो, विकास हो, औद्योगिकरण हो, नगरीकरण हो, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है ना वो ज़्यादा निवास करती है ना। अब हम देखते हैं प्रदेशों, जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। यानी कि जो जनसंख्या है ना उन्होंने जमीन यानी कि स्थल और जल का ज़्यादा उपयोग कर लिया है, इसीलिए इनके उपयोग में निम्नीकरण का अर्थ होता है कमी। इनके जो उपयोग में कमी दर्ज की गई है, यानी कि इनका जो मात्रा है वो कमी होती जा रही है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। इनकी कमी के इनमें कमी तो है, लेकिन जो मानव बस्ती, आरंभिक इतिहास, परिवहन जहाँ पर अच्छा है परिवहन जाल तंत्र यानी कि शहरों में, इसके कारण इन उपलब्धताओं के कारण जो शहरों में जो जनसंख्या अभी सांद्रण बनी हुई है यानी कि सघन रूप से बसी हुई है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास, नगरीकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। यानी कि जो कुछ ज़िले हैं, कुछ शहर हैं, उनमें जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये जो नगर हैं अपने औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लोग यहाँ पर अपनी जनसंख्या बसा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? सांद्रण। सांद्रण का अर्थ भी जो सांद्रण है उसका अर्थ भी घनत्व होता है। यानी कि 100 प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या वो घनत्व के रूप में मापी जाती है, ठीक है। और हमारी जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के आंकड़े के अनुसार वो इसमें दिया गया है, ठीक है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे देखते हैं ना। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया। जैसा ही मैंने बताया जो व्यक्ति हैं, मानव हैं, उसकी जनसंख्या उनकी संख्या का आकलन किया जाता है कि प्रति इकाई क्षेत्र यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। यानी जनसंख्या के वितरण को समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382, इसे हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के हिसाब से। 1951 में जो जनगणना हुई थी उसमें 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इन
आंकड़ों को हमें याद करना है। ये पेपर में कभी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप पर क्वेश्चन सीरीज जो आएगी इस चैनल के माध्यम से, तो उसमें इन सभी का क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ये क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। एक भी नंबर नहीं करना चाहिए अपना पेपर में, ठीक है। देखते हैं 2011 में यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यानी कि जो 11 की जनगणना, जो पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1951। उसमें कितना था? 117 व्यक्ति, यानी कि 117 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन 50 सालों के बाद 2011 में जो जनगणना हुई, इसमें 382 व्यक्ति रह रहे हैं। इसमें कितना जो बढ़ोतरी हुई? 200 व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई है। में दर्शाए गए आंकड़े देश में जनसंख्या घनत्वों की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सबसे कम कहाँ, किस क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि 17 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में ही निवास करते हैं, ठीक है। और जो दिल्ली का है उसमें 11,297, जैसे कि ये आंकड़ा दिया गया है। दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11,297 व्यक्ति, यानी कितना अंतर आ गया है ना, और किलोमीटर तक हैं। उत्तर भारत के राज्य में बिहार में 1102। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे हाईलाइट करिए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? लेकिन अपनी किताब में 1102 दिया गया है, लेकिन संजीव की जो पासबुक में उसमें कितना दिया गया है? 1106। तो हमें कंफ्यूज़न हो जाता है। हमें कंफ्यूज़न क्या होता है कि सर हम 1102 लिख के आए या 1106 लिख के आए। तो हमें पासबुक में दिया गया है 1106। पासबुक किसके अकॉर्डिंग आई है? बोर्ड के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आई है, 2026 के अकॉर्डिंग आई है। तो उसमें गलत नहीं दिया होगा, हमें 1106 ही लिख के आनी है। क्योंकि ये किताब है ना, जो बहुत पहले छपी हुई, तो 2-3 साल पहले छपी हुई थी, इसीलिए इसमें 1102 दिया गया है ना। पश्चिम बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश में 829 घनत्व वाले उच्चतर हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत में केरल 859, तमिलनाडु में 555 उच्चतर घनत्व है। असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्य घनत्व पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के और पूर्वी राज्यों में बेशक निम्न घनत्व पाया, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्चतर घनत्व पाए जाते हैं। इसे समझ लेती है। राज्यों में, उत्तरी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार 1102, यानी कि नहीं लिखना है, 1106। पश्चिम बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश में 829 है। और जो प्रायद्वीपीय भाग हैं उसमें सबसे ज़्यादा है केरल का। कितना है केरल का? 859। और तमिलनाडु का कितना है? 555। इनके बाद जो मध्य घनत्व वाले राज्य हैं उनमें असम, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में असम है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी मध्य घनत्व वाले राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश और पर्वतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के सभी राज्य, असम को छोड़कर, लेकिन ये निम्न घनत्व वाले राज्य हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी उच्चतर घनत्व वाले राज्य हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो घनत्व है वो कम है। जनसंख्या का घनत्व, जैसा कि पहले अनुच्छेदों में चर्चा हो चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषिगत भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिविज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्व को देखा जाता है। यानी कि जो इसमें भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर, तो इनको कायिक घनत्व के रूप में देखते हैं, कृषि घनत्वों के रूप में देखते हैं। तो ये
यो मैप दिया गया है 2011 के अनुसार है। इसमें आपको ये दिया गया है कि 1201 से अधिक जो व्यक्ति रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और 801 से 1200 तक के व्यक्ति जो ज़्यादा डार्क वाले क्षेत्र हैं इनमें रहते हैं। थोड़ा सा हल्का डार्क है वो 401 से 800 तक है, ये वाले हैं ना, ये वाले हैं। और जो 100 से कम है वो ये वाले हैं, वो सॉरी 1 से 100 से और 400 से बीच में ये वाले हैं। लेकिन 100 से कम वाला सिर्फ एक राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश में 100 से कम रहते हैं, ठीक है। इसे देख लेते हैं ना। अब हमें जो कायिक घनत्व, मैंने कृषि घनत्व जो बताया था अभी, उसे देखते हैं वो क्या होता है। कायिक घनत्व यानी कि कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र यानी कि एक वर्ष में जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती है उसे निवल कृषि क्षेत्र बोलते हैं। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र से मापा जाता है। और कृषि घनत्व वो कुल कृषि जनसंख्या यानी कि कुल कृषि जनसंख्या कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं। और निवल कृषि क्षेत्र कृषि जनसंख्या में कृषक के मजदूर और उनके पूरे परिवार के सदस्य शामिल हैं। जो हम आगे चल के देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, वो क्लास दूसरी में देखेंगे जो भी आने की, ठीक है। तब तक इसे आप ढंग से पढ़िएगा। जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मेरा नंबर बायो में है, उसे देख लीजिए, ठीक है। आप उसमें हाई का मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।